तो क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई और भी है? ये सवाल तो सदियों से है। हाँ, और शायद वो कोई और हमारी धरती पर भी आता रहा हो। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, खासकर पृथ्वी पर एलियंस, रहस्य और संकेत लेख के हवाले से। हाँ, तो हम देखेंगे कि इस लेख में क्या सबूत हैं, क्या घटनाएं हैं, मतलब क्या संकेत मिलते हैं। जी, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना कि क्या वाकई कुछ ऐसा है जिसे हम नजरअंदाज करें। सही कहा। चलिए कोशिश करते हैं इस रहस्य को थोड़ा समझने की। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद रॉसवेल से, 1947। हाँ, रॉसवेल, न्यू मैक्सिको। ये किस्सा तो जैसे यूएफओ कहानियों की जड़ है। वो ये क्रैश हुआ, कुछ अजीब सा मलबा मिला, और फिर सेना का वो बयान, पहले कहा कि हाँ, कोई उड़न तश्तरी मिली है, और फिर फौरन ही पलट गए, कहा कि नहीं, वो तो बस एक मौसम का गुब्बारा था। यहीं से शक शुरू होता है। लेख भी यही कहता है कि सेना के इस बदलते बयान ने ही सारी अटकलों को हवा दी। मतलब ऐसा लगा कि कुछ छुपाया जा रहा है। बिल्कुल, ये सरकारी स्तर पर जानकारी दबाने की जैसे पहली बड़ी मिसाल बन गई। फिर इसके कई साल बाद एक और बड़ी घटना हुई 1977 में। वो वाउ सिग्नल वाली घटना? हाँ, वही। ओहायो में बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से एक सिग्नल पकड़ा, सिर्फ 72 सेकंड के लिए। हाँ, पर वो सिग्नल बहुत खास था, 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी, जिसे जीवन का आधार माना जाता है। हाँ, और वो खगोल शास्त्री जेरी एमन, उन्होंने प्रिंट आउट पर बस एक शब्द लिखा, वाओ। और पता है सबसे अजीब बात? क्या? वो सिग्नल फिर कभी सुनाई नहीं दिया, दोबारा कभी नहीं। सच में? तो क्या था वो? कोई तकनीकी गड़बड़ी या सच में किसी ने संपर्क करने की कोशिश की थी? लेख इसी सवाल को उठाता है। इसका दोबारा ना मिलना इसे और रहस्यमयी बना देता है। सोचने वाली बात है। अच्छा, फिर आते हैं 2004 पर, निमित्ज एनकाउंटर। जी, यूएसएस निमित्ज, सैन डिएगो के पास। हाँ, जहां फाइटर पायलट्स ने, डेविड फ्रेवर और एलेक्स डीट्रिश ने, वो अजीब सी टिक टैक जैसी चीज देखी थी। बिना किसी पंख के, बिना धुएं के, और उसकी रफ्तार। हाँ, अविश्वसनीय तेजी से वो गायब हो गई। कमांडर फ्रेवर ने तो साफ कहा था कि ये इस दुनिया की चीज नहीं थी। बिल्कुल। और फिर बाद में तो पेंटागन ने भी वीडियो जारी कर दिए। हाँ, 2020 में उनका वीडियो जारी करना और फिर 2021 की वो ODNI रिपोर्ट आना, ये बहुत बड़ी बात थी। ODNI मतलब ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, उस रिपोर्ट ने माना कि 2004 से 2021 के बीच जो 144 UAP यानी अज्ञात हवाई घटनाएं दर्ज हुईं, उनमें से कितनी समझाई जा सकी? सिर्फ एक। क्या? सिर्फ एक? हाँ, बाकी 143 मामलों में जो तकनीक दिखी वो हमारे समझ से बाहर थी। अब ये सिर्फ पायलट की बातें नहीं रहीं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। और फिर 2023 में वो डेविड ग्रुश का बयान। हाँ, पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर, उन्होंने कांग्रेस के सामने शपथ लेकर गवाही दी। और क्या कहा उन्होंने? कि अमेरिकी सरकार ने न सिर्फ गैर मानवीय यान बरामद किए हैं, बल्कि उनके पायलटों के जैविक अवशेष भी। जी हाँ, बायोलॉजिक्स जैसा उन्होंने कहा। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सब सिर्फ अमेरिका में ही नहीं हो रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख दुनिया भर की घटनाओं का जिक्र करता है, जैसे ब्राजील में 1977 की कोलारिस घटना। वहां क्या हुआ था? वहां लोगों ने शिकायत की थी कि उन पर आसमान से रहस्यमयी किरणें फेंकी गईं, जिनसे वो जल गए। बहुत डर फैल गया था। अरे बाप रे। और जिम्बाब्वे वाला मामला, एरियल स्कूल का? हाँ, 1994 में, जहां 60 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने एक साथ एक यान और बड़ी आंखों वाले अजीब जीवों को देखने का दावा किया। इतने सारे बच्चों ने एक साथ? हाँ, और उनके बयान काफी मिलते जुलते थे। और भारत में भी। अच्छा, भारत में भी? हाँ, लेख बताता है कि 2004 से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में LSC के पास अज्ञात उड़ती चीजों की रिपोर्टें हैं। क्या कहा जाता है इन्हें? उन्हें कभी-कभी ट्रांसमीडियम वाहन कहा गया है। ट्रांसमीडियम मतलब ऐसी चीजें जो हवा, पानी और शायद जमीन पर भी आसानी से चल सकें। हवा, पानी, जमीन, तीनों में। ये तो कमाल की टेक्नोलॉजी हुई। बिल्कुल। अलग अलग महाद्वीप, अलग अलग दशक, पर चीजों के दिखने और उनके व्यवहार में कुछ समानताएं हैं। ये पैटर्न सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, ये पैटर्न ही सबसे अजीब है। हाँ, तो फिर सवाल वही आता है कि अगर वो यहाँ हैं तो खुलकर सामने क्यों नहीं आते? हाँ, क्यों? क्या वजह हो सकती है? लेख कुछ थ्योरीज देता है।
एक तो ये कि शायद वो हमें बस दूर से स्टडी कर रहे हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी अनजान प्रजाति का अध्ययन करता है बिना दखल दिए। कॉस्मिक मानव विज्ञानी की तरफ। हाँ, कुछ वैसा ही। या शायद हम एक तरह के गैलेक्टिक क्वारंटाइन में हैं, मतलब अभी हम संपर्क के लिए तैयार नहीं हैं। और कोई थ्योरी? एक और है जो थोड़ी ज्यादा गहरी है कि शायद वो पहले से ही हमें प्रभावित कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को या शायद हमारी सोच को। ये कैसे? पता नहीं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि हमारी पुरानी सभ्यताओं में जैसे सुमेर, भारत, मिस्र, वहां आकाश देवों या उड़ते रथों का जो जिक्र मिलता है, हाँ, वो सब क्या है? क्या वो सिर्फ कहानियां हैं या शायद भूली हुई यादें? लेख इस संभावना को भी खोला छोड़ता है। तो कुल मिलाकर इस लेख के जरिए हमने रॉसवेल से लेकर आज के सरकारी खुलासों तक का एक लंबा सफर देखा। जी, और सबूत शायद अभी निर्णायक ना हो, पर गवाहियां, वीडियो, रिपोर्ट्स और ये जो दुनिया भर में पैटर्न दिख रहे हैं, ये मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे अब आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये रहस्य और गहरा होता जा रहा है। ये कोई सरकारी रिपोर्ट या वैज्ञानिक अध्ययन टाइप चीज नहीं है, बल्कि दुनिया भर के आम लोगों की कहानियां हैं, जैसे किसान, मछुआरे, परिवार, बच्चे भी, उनके निजी, अक्सर अजीबोगरीब अनुभव। बिल्कुल, और यही अनुभव, यही निजी कहानियां इस पूरी चर्चा का मतलब केंद्र बिंदु है। स्रोत का तर्क यही है कि ये अनुभव ही असली पहेलियां हैं। हाँ, और स्रोत शुरू में ही एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। शायद मुद्दा ये नहीं कि आसमान में अजीब चीजें दिखती हैं या नहीं, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सच में जवाब जानना भी चाहते हैं? ये एक हिचकिचाहट क्यों है? इसी पर आज थोड़ा गहराई से बात करते हैं। ये वाकई एक अलग नजरिया है, क्योंकि ज्यादातर बहस तो सबूतों पर होती है ना, पर ये स्रोत हमारे अंदर के प्रतिरोध की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जो इसमें दिए गए हैं। कुछ कहानियां तो बिल्कुल फिल्मी लगती हैं, जैसे वो सुनसान सड़कों पर कारों का पीछा करती हुई तेज रफ्तार, चमकदार गोल चीजें। ऐसी बातें तो सुनी होंगी। हाँ, ये तो क्लासिक यूएफओ वाली बातें हैं, पर स्रोत में और भी ज्यादा व्यक्तिगत और कभी-कभी परेशान करने वाले अनुभव भी हैं। जैसे किसी जंगल के किनारे पर खड़े अजीब धुंधले से साए दिखना, या फिर वो जो लोग बताते हैं कि उनके जीवन का कुछ समय जैसे गायब हो गया। हाँ, मिसिंग टाइम, पता ही नहीं चला वो घंटे कहाँ गए। बिल्कुल, और फिर वो अजीब सपने आना, या कभी-कभी बिना किसी वजह के अचानक नाक से खून बहना। ये छोटी-छोटी डिटेल्स हैं जो इन कहानियों को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये किसी एक इलाके की बात नहीं है। सही कहा, अमेरिका के छोटे शहरों से लेकर मेक्सिको के दूर दराज के गांवों तक, या फिर अपने यहाँ भारत में हिमाचल की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों तक। हर जगह से। हाँ, हर जगह से ऐसी कहानियां आ रही हैं। ये अनुभव भौगोलिक सीमाओं से एकदम परे हैं, और ये पैटर्न ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत का यही मानना है कि भाई इतने सारे लोग, इतनी मिलती जुलती बातें, ये सब सिर्फ संयोग या वहम तो नहीं हो सकता। वो इन्हें जैसे छोटे छोटे सुराख कहता है, ब्रेड क्रम्स, बिखरे हुए संकेत। हाँ, बिखरे हुए संकेत जो शायद किसी बड़ी अनदेखी तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे हों। यहाँ पर वो कार्ल सेगिन वाली बात याद आती है, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। बिल्कुल। लेकिन ये दस्तावेज एक दूसरा सवाल खड़ा करता है। क्या हो अगर सबूत हो, पर उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा हो, या दबा दिया गया हो, या शायद सबूत इतने अजीब हों कि हमारे आजकल के ज्ञान के दायरे में फिट ही नहीं होते। हाँ, मतलब क्या सबूत इसलिए नहीं माने जा रहे क्योंकि सच हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा और विचलित करने वाला है? और ये सवाल हमें वापस उसी पहले वाले पॉइंट पर ले आता है कि हम जानना क्यों नहीं चाहते। अगर ये अनुभव सच हैं तो इसके मायने क्या होंगे? स्रोत का तर्क है कि इसके परिणाम बहुत बहुत गहरे हो सकते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और शायद कोई बाहरी शक्ति या एलियंस हमारे बीच ही मौजूद हैं, तो ये हमारी पूरी दुनिया की नींव हिला सकता है। कैसे? मतलब किन मायनों में? अब सोचिए, हमारे जो स्थापित धर्म हैं, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, देशों की सीमाएं, ये सब कहीं ना कहीं इस धारणा पर टिके हैं कि इंसान ही इस ग्रह का अकेला सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। हाँ, ये तो है। अगर कोई बाहरी शक्ति हो तो सत्ता का समीकरण क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, हमारी अपनी पहचान, हमारा वो अहम कि हम ही सबसे विकसित हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? ये एक तरह का अस्तित्व का संकट खड़ा कर सकता है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। इंसान का खुद को ब्रह्मांड के केंद्र में देखने का नजरिया,
वही बदल जाएगा। शायद इसीलिए सच से पर्दा उठाने में इतना ज्यादा प्रतिरोध है। संभवतः। और इसी से जुड़ी एक बड़ी थोड़ी काव्यात्मक लेकिन सोचने वाली बात इस दस्तावेज के अंत में कही गई है। अच्छा। कि जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हम सिर्फ तारे और ग्रह नहीं देखते, हम एक तरह से अपनी उम्मीदों को, अपने गहरे डरों को और शायद उन पर भी नजर डाल रहे होते हैं जो हम पर नजर रख रहे हों। वाह। ये विचार कि वो शायद बड़े बड़े जहाजों में घोषणा करते हुए नहीं आए, बल्कि शायद हमेशा से यहीं थे, हमारे बीच लगभग अदृश्य। ये कल्पना ही थोड़ी सिहरन पैदा करती है। हाँ, और इसी सिहरन पैदा करने वाली संभावना से जुड़ा एक गहरा सवाल स्रोत हमारे लिए छोड़ जाता है, जिस पर सोचा जा सकता है। अगर दुनिया भर में व्यक्तियों के ऐसे अनगिनत अनुभव बिखरे पड़े हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर कोई मान्यता या स्पष्टीकरण नहीं मिलता, तो ये हमारे निजी सत्य और समाज द्वारा स्वीकृत वास्तविकता के बीच की जो खाई है उसके बारे में क्या कहता है? मतलब लोग अपने निजी अनुभवों को, जो उनके लिए तो 100% सच हैं, और बाहरी दुनिया के संदेह या चुप्पी के साथ कैसे तालमेल बिठाते होंगे, कैसे जीते होंगे इस विरोधाभास के साथ? बिल्कुल, ये व्यक्तिगत अनुभव बनाम सामूहिक अविश्वास का जो तनाव है, ये अपने आप में मानव मनोविज्ञान और समाज के काम करने के तरीके पर एक बड़ी टिप्पणी है। शायद असली छिपा हुआ सच बाहरी दुनिया में उतना नहीं जितना हमारे अपने अंदर और हमारे सच को स्वीकार करने के तरीके में छिपा है। सोचने वाली बात है। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं, जो इस लेख से भी उभरता है। हाँ। कि अगर वाकई कोई हमसे ज्यादा उन्नत गैर मानवीय शक्ति मौजूद है और वो पृथ्वी पर आती रही है, तो उनका असली इरादा क्या हो सकता है? दोस्ती, निगरानी या कुछ और हमारे लिए, मानव सभ्यता के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? ये सवाल हमें आगे भी सोचने और खोजने पर मजबूर करता रहेगा। बिल्कुल।